एंड बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान, स्वागत है आप सबका। आज हम किंगडम फंजाई को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी फर्स्ट पेपर के सिलेबस में शामिल है और साथ ही साथ क्लास 11 के बायोलॉजी के सिलेबस में सेकंड चैप्टर के तौर पे फर्स्ट यूनिट में एक छोटे से टॉपिक के तौर पे ये टॉपिक शामिल है। तो क्लास 11 के स्टूडेंट को भी ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा और बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट को उनके बॉटनी फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट के टॉपिक के तौर पे भी ये हेल्प करेगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस किंगडम फंजाई से रिलेटेड नीट के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, तो होप सो के नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत यूज़फुल साबित होगा। फंजाई जो है आमतौर पर हिंदी में उनको कवक कहते हैं, लेकिन बिल्कुल एक आम भाषा में आप घरों में जब एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर से आजकल बरसात के मौसम में रेनी सीज़न में फफूंदी, तो ये जो फफूंदी लगती है ये डेफिनेटली एक तरह के माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं जिनको बॉटनी में हम फंजाई या हिंदी में कवक कहते हैं। चाहे खाने पीने की चीज़ों पर जैसे ब्रेड स्लाइस पर या इस्तेमाल करने वाली चीज़ों जैसे लेदर के पर्स या बेल्ट्स पर या बैग्स जो पुराने होते हैं लेदर के, उनके ऊपर बरसात में रेनी सीज़न में बहुत ज़्यादा फंगल ग्रोथ देखने को मिलती है। तो डेफिनेटली ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्लांट से कम मिलते जुलते हैं, एनिमल से ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल फंजाई को प्लांट्स के साथ रखा जाता है अक्सर, लेकिन जो क्लासिफिकेशन तैयार किया गया है लिविंग वर्ल्ड का, इन मोस्ट ऑफ केसेस अधिकतर साइंटिस्ट ने फंजाई को एक अलग किंगडम में रखा है, इसी वजह से क्योंकि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट से मिलते जुलते हैं लेकिन काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स उनके एनिमल से मिलते जुलते हैं। तो आप देखिए किंगडम प्लांटेई अलग है, किंगडम एनिमेलिया अलग है और किंगडम फंजाई भी अलग है। तो फंजाई को किंगडम के तौर पर अलग तरह से क्लासिफाई करते हैं। जो वर्ड है फंजाई एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है मशरूम, और मशरूम अपने आप में एक ख़ास तरह के फंजाई हैं जो ईडिबल हैं, खाए जाते हैं। एक दूसरी जो इनके कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म के बारे में एक बात है उसको याद रखिएगा। फंजाई जो है वो एक बहुत बड़ा किंगडम है, लगभग उसमें 1,44,000 स्पीशीज़ शामिल हैं। ऑलमोस्ट इतनी स्पीशीज़ अभी तक डिस्कवर की गई हैं, काफ़ी सारी इसमें से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की हैं। लगभग 300 स्पीशीज़ हैं फंजाई की जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, हमारे ऊपर पैरासाइट की तरह होती हैं और पैथोजेनिक भी हैं, डिजीज़ भी कॉज करती हैं। चूँकि ये बहुत बड़ा ग्रुप है, अपने आप में एक बड़ा किंगडम है, तो एक सेपरेट ब्रांच इसकी स्टडी के लिए प्रपोज की गई है, उसे कहते हैं माइकोलॉजी। ये नाम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। एक लाइन की डेफिनेशन है उसकी, ब्रांच डीलिंग विद स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम फंजाई की स्टडी करते हैं। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, किंगडम के तौर पर क्लासिफाई किया जाता है, अपने बहुत ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आइए देखते हैं। पहला कैरेक्टर है यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉफिक थैलोफाइट्स। यूकैरियोटिक आपको ऑलरेडी पता है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिनके अंदर न्यूक्लिएटेड सेल्स पाई जाती हैं, जिन सेल्स में एक डेफिनेट न्यूक्लियस होता है। सारे मेम्ब्रेन बाउंड नॉर्मल सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, वो यूकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं। तो फंजाई आर यूकैरियोटिक, तो इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, सारे नॉर्मल सेल ऑर्गेनेल और न्यूक्लियस उसमें पाए जाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, वो हेट्रोट्रॉफिक कहलाते हैं। मीन्स दे आर नॉट केपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड। अपना भोजन या अपना पोषण स्वयं बनाने में ये निर्भर नहीं होते हैं, अपने ऊपर दूसरों पर निर्भर होते हैं, तो ये हेट्रोट्रॉफिक हैं। अब जो हेट्रोट्रॉफिक होगा या तो वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगा तो उसको पैरासाइट बोलेंगे, हिंदी में परजीवी कहते हैं, या किसी डेड
ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन या फूड लेगा तो उसको सैप्रोफिटिक कहेंगे, हिंदी में मृतोपजीवी कहते हैं। तो फंजाई आर हिट्रोट्रॉफिक, आइदर दे आर पैरासाइट और दे आर सैप्रोफाइट। अब यहां पर याद रखिएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है फंजाई आर, आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, पैरासाइट, सैप्रोफाइट, हिट्रोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफिक। तो बहुत सारे बच्चे उसको जल्दी में पैरासाइट पर टिक कर देते हैं या सैप्रोफाइट पर टिक कर देते हैं। आपके लिए सही ऑप्शन हिट्रोट्रॉफिक है, विच इंक्लूड बोथ सब कैटेगरीज पैरासाइट एज वेल एज सैप्रोफाइट। तो हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है थैलोफाइट्स। तो फंजाई थैलोफाइट्स भी हैं। थैलोफाइट वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं जिनकी प्लांट बॉडी में रूट, स्टेम और लीव्स का कोई डिमार्केशन नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता है। ऐसी प्लांट बॉडी थैलस कहलाती है, हिंदी में सूकाए कहते हैं। और जिन प्लांट्स में या जिन प्लांट ग्रुप्स में प्लांट बॉडी थैलस की फॉर्म में होती है उनको थैलोफाइटा ग्रुप में रखा जाता है। एल्गी भी थैलोफाइट्स हैं और साथ साथ फंजाई भी थैलोफाइट्स हैं। तो ये थैलोफाइट्स हैं, हिट्रोट्रॉफिक हैं, यूकैरियोटिक हैं। दूसरा पॉइंट, फंजाई आर नॉन ग्रीन नॉन वेस्कुलर। नॉन ग्रीन का मतलब वो ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, सो दे आर एक्लोरोफिलस। एक्लोरोफिलस, तो एक्लोरोफिलस का मतलब दे लैक क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है, इसलिए वो ग्रीन नहीं होते हैं और इसी की वजह से फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाने में केपेबल नहीं होते हैं। तो ऑल फंजाई और नॉन ग्रीन। अब यहां पर एक बात आप पूछ सकते हैं कि जब आप फंगल ग्रोथ देखते हैं घरों में किसी भी चीज पर या कहीं भी, चाहे चमड़े की चीजों पर या खाने पीने की सड़ी गली चीजों पर, तो वो तो अक्सर आपको कलर्ड दिखती है, येलो ग्रीन, स्मोकी ग्रे या येलोइश ग्रीन या और किसी कलर की, रेड, ब्लैक, इस तरह के स्पॉट्स आपको दिखते हैं। फिर वो कलर कहाँ से आता है जब फंजाई में कोई कलर नहीं होता है? वो कलर एक्चुअली उनके स्पोर्स का होता है, जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग देयर एसेक्सुअल साइकिल एंड सेक्सुअल साइकिल, वो फंजाई के कलर्ड स्पोर्स होते हैं। और वो इतनी ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं फंजाई कि उनकी जो कॉलोनीज हैं, जो उनकी एक ह्यूज ग्रोथ हो रही है, वहां पर स्पोर्स बहुत ज्यादा नंबर में बनते हैं और जिस कलर के स्पोर होते हैं फिर आपको वो एरिया जो है उस कलर का दिखने लगता है। तो वो जो कलर आप देखते हैं फंगल ग्रोथ की जगह पर, वो एक्चुअली उसके थैलस का कलर नहीं होता है, वो उसके स्पोर्स का कलर होता है। तो इसी वजह से अलग अलग टाइप की फंजाई जो हैं वो आपको अलग अलग तरह के ब्लैक, येलोइश ग्रीन, ग्रीन, ब्लू या और किसी तरह के कलर्स की फॉर्म में मिलेंगी, लेकिन एक्चुअली देयर थैलस आर कलरलेस और नॉन ग्रीन। नॉन वेस्कुलर भी होते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज जो हैं वो होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। और जब ये जाइलम फ्लोएम टिश्यूज जो है यानी कि वेस्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं किसी भी प्लांट बॉडी में, तो ऐसी प्लांट बॉडी नॉन वेस्कुलर प्लांट बॉडी कहलाती है। तो फंजाई जो है वो नॉन वेस्कुलर प्लांट है, उनमें ना जाइलम होता है ना फ्लोएम होता है। अगला कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, ये नाम याद रखिएगा। फंजाई को प्लांट्स के क्लोज इसीलिए माना जाता है कि दे कंटेन सेल वॉल इन देयर थैलस, उनके सेलस में कोशिका भित्ति पाई जाती है या सेल वॉल पाई जाती है। अब नॉर्मली जो ग्रीन प्लांट होते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट या जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म, उनकी सेल वॉल बनी होती है किस चीज की? आपको ऑलरेडी पता है, सेलुलोज की, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन जो फंजाई की सेल वॉल है वो बनी है काइटिन की। काइटिन भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये एक्सक्लूसिवली पाया जाता है फंजाई के अंदर। तो इसको फंगल सेलुलोज भी कहते हैं, क्योंकि ये सेलुलोज की तरह बिहेव करता है, सेलुलोज की तरह ये सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है, लेकिन ये केवल फंजाई में पाया जाता है, तो इसलिए इसको काइटिन कहते हैं। काइटिन फंजाई के अलावा आपको एक जगह और मिलेगा देखने के लिए, फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है एनिमल किंगडम में, उसके मेंबर जिनको आमतौर पर आप इंसेक्ट्स कहते हैं, ये वहां पर भी एक्सोस्केलेटन बनाने वाला कंपोनेंट होता है, वहां भी देखने को मिलता है। तो काइटिन की बनी सेल वॉल होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अगला कैरेक्टर, मे फाउंड एज पैरासाइट और सैप्रोफाइट, ये जो हेट्रोट्रॉफिक की अभी बात हो रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग या तो कोई फंजाई पैरासाइट की तरह आपको सर्वाइव करता मिलेगा या सैप्रोफाइट की तरह। पैरासाइट कौन होते हैं?
ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, लेकिन उसको किल नहीं करते हैं, उसको मारते नहीं हैं। तो those living organisms which obtained their nutrition or their food from other living organism without killing them, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को बिना मारे अगर कोई उससे अपना पोषण या अपना भोजन प्राप्त करता है तो वो परजीवी या पैरासाइट कहलाता है। अक्सर पैरासाइट पैथोजेनिक भी होते हैं, रोगजनक भी होते हैं, डिजीज या रोग भी उत्पन्न करते हैं, डिजीज भी कॉज कर सकते हैं। तो काफी सारे फंजाई पैरासाइट होते हैं, कुछ फंजाई सैप्रोफाइट भी होते हैं, मृतोपजीवी भी होते हैं। सड़ी गली चीजों को डिकम्पोज करके जो अपना फूड लेते हैं वो सैप्रोफाइट या मृतोपजीवी कहलाते हैं। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जिसमें काफ़ी बैक्टीरिया और काफ़ी फंजाई शामिल हैं, उनके अंदर से काफ़ी एंजाइम सिक्रीट होते हैं। तो कोई सड़ी गली चीज़ें हैं, कोई वुड है, खाने पीने की चीज़ें हैं, या और इस तरह की कोई डेड बॉडी है प्लांट या एनिमल की, जब वो सड़ने गलने लगती है तो उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये एंजाइम जो सिक्रीट हुए हैं बैक्टीरिया और फंजाई से, वो उन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल मॉलिक्यूल्स में डिकम्पोज कर देते हैं और उनको वो अपने फूड के तौर पर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अगर कोई फंगस किसी डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज करके उसको सड़ा गलाकर वहां से अपने लिए फूड ऑब्टेन करता है तो वो सैप्रोफाइट है, मृतोपजीवी है। इनका होना नेचर में जरूरी है। अगर सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया हो या सैप्रोफिटिक फंजाई हो, अगर ये नेचर में ना होते तो कोई भी डेड बॉडी कभी भी सड़ गल के खत्म नहीं होती, हमेशा एज सच रहती, और उसकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके रहने के लिए जगह नहीं बचती, क्योंकि डेड बॉडीज इकट्ठा होती रहती अर्थ सरफेस पर और कभी भी खत्म नहीं होती। तो इसलिए ये ज़रूरी है सैप्रोफाइट, और एक और वजह से ज़रूरी है, जब कोई सैप्रोफाइट डिकम्पोजिशन करता है डेड बॉडी का तो जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, अमीनो एसिड जो हैं, ये काफ़ी सारे उस डिकम्पोजिंग बॉडी से निकलकर सॉइल में चले जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। तो ये जो सैप्रोफाइट है ये ना सिर्फ डेड बॉडीज़ को साफ करने में, ख़त्म करने में हेल्प करते हैं, बल्कि सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। तो ये सैप्रोफाइट भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। एक और पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा, अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से ये पॉइंट है, स्टोर फूड मटीरियल इन फंजाई इज ग्लाइकोजन। आपने पहले शायद पढ़ा है कि प्लांट्स के अंदर, ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो रिजर्व फूड मटीरियल होता है वो नॉर्मली ग्लाइकोजन होता है, लेकिन स्टार्च होता है, लेकिन फंजाई के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो ग्लाइकोजन है। ये हम लोगों का भी रिजर्व फूड मटेरियल है। एनिमल्स में, खासतौर से ह्यूमन बींग्स में भी जो रिजर्व फूड होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। तो फंजाई का ये कैरेक्टर जो है वो एनिमल्स के साथ सिमिलर है, एनिमल्स के जैसा है कि दे स्टोर फूड मटेरियल इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। बाकी सारे ग्रीन प्लांट जो है फूड को रिजर्व करते हैं या प्रिजर्व करते हैं अपने अंदर या स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, लेकिन फंजाई जो है अपने अंदर फूड को स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अगला पॉइंट देखते हैं, जो प्लांट बॉडी है, अभी उनकी बात कर चुके हैं कि दे आर थैलोफाइट्स। तो फंजाई की प्लांट बॉडी जो है वो थैलस की फॉर्म में होती है, लेकिन यहाँ पर जो थैलस है फंजाई का, जिसमें रूट, स्टेम, लीफ का कोई डिमार्केशन नहीं होता है, तो वो थैलस कहलाता है माइसीलियम। तो माइसीलियम एक जाल होता है, एक नेटवर्क होता है। आप किसी भी जगह पर अगर फंगस ग्रो कर रहे हैं, आप किसी भी जगह पर फंगस ग्रो करने को जो है वो अगर हैंड लेंस से या माइक्रोस्कोप से देख सकें तो आपको पता चलेगा एक काफ़ी धागे के जैसा एक जाल है, बहुत सारे धागे हैं, उन्होंने मिलकर एक जाल बनाया है, नेटवर्क बनाया है, वही प्लांट बॉडी है फंजाई की, उसी को माइसीलियम कहते हैं। लेकिन वो जो धागे जैसे हैं जो उस जाल को बना रहे हैं वो धागे कहलाते हैं हाइफी। हाइफी यूनिट है फंजाई की प्लांट बॉडी की, और फंजाई की प्लांट बॉडी एक तरह का थैलस होती है जिसको माइसीलियम कहते हैं। लेकिन कुछ फंजाई ऐसे हैं जिनमें माइसीलियम के जैसा नेटवर्क नहीं होता है, बल्कि एक सिंगल सेल होती है, वही उनका
प्लांट बॉडी की तरह बिहेव करती है और वो सिंगल सेल जो है उसके होने की वजह से वो फंजाई यूनिसेलुलर फंजाई कहलाते हैं। यीस्ट उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि एक यूनिसेलुलर या नॉन माइसीलियल फंजाई है। आप इसको नॉन माइसीलियल भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से याद रखिएगा कि यीस्ट इज अ नॉन माइसीलियल फंजाई। तो ये नॉन माइसीलियल फंजाई है यीस्ट, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है। अगला पॉइंट देखते हैं, फंजाई रिप्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। नॉर्मली फंजाई में जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो वो एसेक्सुअल मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, और जब नॉन फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो सेक्सुअल मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल मेथड में बडिंग भी होती है, फ्रेगमेंटेशन भी होता है, फिशन भी होता है, या फिर स्पोर फॉर्मेशन होता है। जो स्पोर्स बनते हैं फंजाई में वो कोनिडिया, जूस्पोर और अप्लेनोस्पोर की फॉर्म में बनते हैं। कोनिडिया ज्यादा कॉमन है। डिफरेंट फंजाई के ग्रुप्स में कोनिडिया का फॉर्मेशन बहुत कॉमनली पाया जाता है, जूस्पोर ज्यादा कॉमन नहीं है। सेक्सुअल मेथड में या तो गैमिटेंजियल फ्यूजन होता है, जो फंजाई हैं उनके जो गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गन्स हैं या जो गैमीट प्रोड्यूस करने वाले स्ट्रक्चर हैं जिनको गैमिटेंजिया कहते हैं, वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं डायरेक्टली, फिर उनके प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज कर जाते हैं, जिसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको गैमिटेंजियल कॉपुलेशन भी कहते हैं या गैमिटेंजियल फ्यूजन भी कहते हैं। और दूसरा मेथड है oogamous मेथड। इसमें एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है जो मेल सेक्स ऑर्गन कहलाता है, जिसको अक्सर एंथ्रीडिया कहते हैं, और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसको अक्सर ऊगोनिया कहते हैं। तो ये भी मेथड होता है जिसको oogamous मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सबसे एडवांस मेथड माना जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये भी काफ़ी सारे फंजाई में होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर होता है उसका एक खास कैरेक्टर है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट बनने के बाद वो पूरा स्ट्रक्चर एक खास तरह की बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, और उसके अंदर खास तरह के स्पोर्स बनते हैं। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फंजाई ये फ्रूटिंग बॉडी भी अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे एस्कोकार्प, बेसिडियोकार्प, और उनके अंदर बनने वाले स्पोर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, जो जाइगोस्पोर भी कहलाते हैं, एस्कोस्पोर भी और बेसिडियोस्पोर्स भी। ये जो बेसिडियोकार्प है ये क्लास बेसिडियोमाइसिटीज के जो मेंबर्स हैं फंजाई हैं उनमें पाई जाती है। और इसी तरह की बेसिडियोकार्प जो है वो जब मशरूम्स में बनती है तो वो ईडिबल भी होती है, यानी कि जो मशरूम आप खाते हैं वो एक्चुअली एक तरह की बेसिडियोकार्प है, एक तरह की फ्रूटिंग बॉडी है, और इसके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो बेसिडियोस्पोर्स कहलाते हैं। एस्कोकार्प जो है ये क्लास एस्कोमाइसिटीज के जो फंगस मेंबर हैं उनके अंदर बनने वाली फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं। एक लास्ट पॉइंट है, सम फंजाई आर पैथोजेनिक। काफ़ी सारे ऐसे फंजाई हैं जो पैथोजेनिक होते हैं। जिन लोगों ने हिंदी में ये शब्द पढ़ा है वो याद रखें, पैथोजेनिक का मतलब रोगजनक। ऐसे फंजाई जो डिजीज कॉज कर सकते हैं, जो रोगजनक होते हैं, वो पैरासाइट होते हैं, और नॉर्मली उनके अंदर से कुछ ऐसे टॉक्सिन्स निकलते हैं जिसकी वजह से वो डिजीज कॉज करते हैं। काफ़ी सारे फंजाई प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं, और बहुत सारे फंजाई जो हैं वो एनिमल्स के ऊपर भी पैरासाइट होते हैं और ह्यूमन बींग्स के अंदर भी पैथोजेनिक होते हैं, लेकिन ज़्यादा डिजीज़ फंजाई से हम लोगों में कॉज नहीं होती हैं कंपेयर टू प्लांट्स। प्लांट्स में ज़्यादा डिजीजेज जो हैं वो फंजाई से कॉज होती हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फंजाई के, और जो फंगल ग्रुप है, जो किंगडम फंजाई है, उसके मेंबर्स में आपको ये कैरेक्टर्स आम तौर पर देखने को मिलेंगे। इसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, उसके लिए याद रखिएगा। दूसरा पार्ट जो इस टॉपिक में हमारे लिए है वो क्लासिफिकेशन का है। फंजाई के लिए जो क्लासिफिकेशन प्रपोज किया गया है उसमें काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन प्रपोज किया है। उसमें से एलेक्सोपोलस और मिम्स का जो क्लासिफिकेशन है, जो लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं वो याद रखें, उनके सिलेबस में जो क्लासिफिकेशन प्रपोज किया गया है वो एलेक्सोपोलस और मिम्स का क्लासिफिकेशन है। 1979 में प्रपोज किया गया क्लासिफिकेशन है ये, और मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है, पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है फंजाई का ये क्लासिफिकेशन। लेकिन इसको पढ़ने से समझने से पहले एक बात याद रखिएगा, जो नॉमेनक्लेचर है फंजाई के क्लासिफिकेशन में उसमें कुछ खास टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ खास टर्म्स का यूज़ करते हैं, और वो खास टर्म्स क्या हैं?
अगर आप फंजाई में डिवीजन का नाम लिख रहे हैं तो उसके साथ में आमतौर पर सफिक्स जो है माइकोटा इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहां पर है, डिवीजन का नाम है ये जिम्नोमाइकोटा, ये सफिक्स आ गया माइकोटा, या डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटा, ये सफिक्स आ गया माइकोटा। तो माइकोटा सफिक्स इस्तेमाल करेंगे आप फंजाई के डिवीजन के लिए। अगर फंजाई की क्लास का नाम लिख रहे हैं तो आप सफिक्स इस्तेमाल करेंगे माइसिटीज। माइसिटीज जो है वो सफिक्स है, देखिए यहां पर नाम है ये ऊ माइसिटीज, ये क्लास का नाम है, इसमें ये सफिक्स आया माइसिटीज। और अगर आप सब डिवीजन का नाम लिख रहे हैं उसके लिए सफिक्स जो है वो होता है माइकोटिना। तो माइकोटिना सफिक्स जो है वो इस्तेमाल किया जाता है फॉर सब डिवीजन। तो सब डिवीजन जो है, अगर जैसे यहां पर आप देख रहे हैं जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना, ड्यूटीरोमाइकोटिना, ये सारे सब डिवीजन्स के नाम है और सबके नाम के लास्ट में जो है ये सफिक्स इस्तेमाल किया गया है माइकोटिना। तो ये याद रखिएगा नॉमेनक्लेचर। अब जो एलेक्सोपोलस मिम्स का क्लासिफिकेशन है, बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स के बेसिस पर उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया है, जिसमें मोर्टेलिटी, नेचर ऑफ सेल वॉल, नेचर ऑफ रिजर्व फूड, नेचर ऑफ स्पोर्ट्स, इस तरह के कैरेक्टर्स के बेस पर ये पूरा क्लासिफिकेशन तैयार किया है उन्होंने। और पूरे ग्रुप को, फंजाई के पूरे ग्रुप को उन्होंने सुपर किंगडम यूकैरियोटा और किंगडम माइसिटी में रखा है। माइसिटी एक पूरा किंगडम है फंजाई के लिए जो प्रपोज किया है एलेक्सोपोलस मिम्स ने, और उसमें उन्होंने 3 डिवीजन्स दिए। पहला डिवीजन है जिम्नोमाइकोटा। ये डिवीजन एक्चुअली ऐसे फंजाई के लिए उन्होंने प्रपोज किया है जिनको बहुत सारे साइंटिस्ट फंजाई नहीं मानते हैं। बिना सेल वॉल वाले ऑर्गेनिज्म है ये, जिनके अंदर अमीबा के जैसा प्रोटोप्लाज्म होता है और उनका जो बॉडी जो है उनकी यूनिसेलुलर है और इर्रेगुलर शेप की है, अमीबा के जैसा मूवमेंट भी करते हैं। तो बहुत सारे लोग उनको प्लांट मानते भी नहीं है, आमतौर पर उनको स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। मोल्ड्स फंजाई के लिए एक दूसरा शब्द है। तो ये जिम्नोमाइकोटा जो है उस डिवीजन में 3 क्लासेस हैं और इसमें जो सबसे मेन क्लास है वो मिक्सोमाइसिटीज है, जिसके मेंबर्स को आमतौर पर स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। लेकिन ये जो ग्रुप है ये आपको मोस्टली एलेक्सोपोलस मिम्स के क्लासिफिकेशन में शामिल दिखेगा, बाकी और दूसरे साइंटिस्ट के फंजाई के क्लासिफिकेशन में ये ग्रुप शामिल नहीं है। इसको मोस्टली लोग एनिमल मानते हैं, तो ये फंजाई के साथ नहीं रखा जाता है। दूसरा डिवीजन जो है वो इस बेसिस पर बनाया गया है कि जो फंजाई ऐसे हैं जिनमें सीनोसिटिक माइसीलियम पाया जाता है। सीनोसिटिक माइसीलियम क्या होता है? ऐसा माइसीलियम जो नॉन सेप्टेट हो, सेप्टा का मतलब होता है पार्टीशन वॉल, नॉन सेप्टेट जिसमें पार्टीशन वॉल ना हो, और मल्टी न्यूक्लिएट हो, बहुत सारे न्यूक्लियाई या बहुत सारे केंद्रक हो। तो ऐसा माइसीलियम जो नॉन सेप्टेट और मल्टी न्यूक्लिएट हो, यानी कि बिना पार्टीशन वॉल वाला और मल्टी सेलुलर ना हो, यूनिसेलुलर हो और बहुत सारे उसमें न्यूक्लियाई हो, उसको सीनोसिटिक माइसीलियम कहते हैं। और साथ साथ फ्लैजिला की हेल्प से वो फंजाई जो है मूव भी करते हो, यानी कि वो मोटाइल भी हो, उनकी सेल्स जो हैं वो मोटाइल हो या उनके स्पोर्स मोटाइल हो। तो ऐसे मोटाइल फंजाई जिनमें सीनोसिटिक माइसीलियम पाया जाता है उनको डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटा में रखते हैं, इनको लोअर फंजाई माना जाता है। और इसमें 4 क्लासेस शामिल हैं, जिसमें क्लास ऊमाइसिटीज जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास में से जो मैस्टिगोमाइकोटा में शामिल है। तीसरा डिवीजन जो है उसको ए मैस्टिगोमाइकोटा कहा गया है। ये हायर फंजाई का डिवीजन है और इसमें ऐसे फंजाई को रखा गया है जिनमें सेप्टेट माइसीलियम होता है और नॉर्मली ये फंजाई नॉन मोटाइल होते हैं, इनमें मूवमेंट नहीं होता है, फ्लैजिला नहीं होते हैं, सीलिया नहीं होते हैं, तो नॉन मोटाइल है, सेप्टेट माइसीलियम है इनके अंदर। और ऐसे फंजाई जो हैं उनको कुल मिलाकर पहले 4 डिवीजन्स, सब डिवीजन्स में कैटेगराइज किया गया है और फिर उनमें फर्दर क्लासेस हैं। जो 4 सब डिवीजन्स यहाँ पर हैं उसमें है जाइगोमाइकोटिना सब डिवीजन, जिसमें मेन क्लास है जाइगोमाइसिटीज, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना और उसमें मेन क्लास है एस्कोमाइसिटीज। इसके बारे में बात याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से। क्लास एस्कोमाइसिटीज इज लार्जेस्ट क्लास ऑफ फंजाई, ये फंजाई की सबसे बड़ी क्लास है। बेसिडियोमाइकोटिना
इसके अंदर क्लास बेसिडियोमाइसिटीज़ है और इस क्लास के मेंबर्स को आमतौर पर मशरूम्स कहते हैं। जो हम लोग खाते हैं मशरूम, वो इसी क्लास के मेंबर हैं, जिसमें अगैरिकस सबसे कॉमन है। ड्यूटेरियोमाइकोटिना सब डिवीजन, जिसमें ड्यूटेरियोमाइसिटीज़ एक क्लास शामिल है और इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि ये जो क्लास है उसमें ऐसे फंजाई को प्लेस किया गया है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मली नहीं होता है। ऐसे फंजाई जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैकिंग है, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, उनको इनकम्प्लीट या इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई वैसे ज़्यादा सही शब्द है, तो फंजाई इम्परफेक्टाई या इम्परफेक्ट फंजाई उनको कहते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैकिंग होता है और उनको क्लास ड्यूटेरियोमाइसिटीज में रखा गया है। तो आपके लिए क्लासिफिकेशन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, काम के हो सकते हैं। एग्जाम्पल जो आपको याद रखने हैं फंजाई के, उनमें यीस्ट, जिसको आमतौर पर बेकरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो फर्मेंटेशन में हेल्प करने वाला एक यूनिसेलुलर फंगस है जिसको केक, पेस्ट्री वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जाइमेज एंजाइम सिक्रीट करता है वो, जो शुगर का फर्मेंटेशन करके इथाइल अल्कोहल बनाता है और उसकी वजह से केक और पेस्ट्री जैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसके अलावा पेनिसिलियम, इसके अलावा एस्परजिलस, सेप्रोलैग्निया, पक्सीनिया, अस्टिलागो या अगैरिकस, ये बहुत कॉमन फंजाई हैं। ख़ासतौर से जो लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं वो इनमें से काफ़ी सारे फंजाई के लाइफ साइकिल भी डिटेल में पढ़ेंगे। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे उनके लाइफ साइकिल्स के बारे में। लेकिन ये जो दो टॉपिक हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई और क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, ये आपके लिए एक ब्रीफ आइडिया है फंजाई के बारे में जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पस से काम आएगा। जो लोग नीट के एस्पिरेंट हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट भी ध्यान रखें कि फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स से अक्सर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं वो, लेकिन फिर भी जो आपका क्लास 11 का जो सेकंड चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का, उसमें जो आपके लिए टॉपिक शामिल हैं उसमें किंगडम फंजाई वाले पार्ट से एक आध क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक वाले पार्ट से होता है। तो आप उसको भी देखें ध्यान से और तैयार करें। और बीएससी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये टॉपिक जो क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स का है, उसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। क्लासिफिकेशन का टॉपिक आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पज से काम का है, या आपके लिए जो है आउटलाइन लिखने के लिए आती है, जिसको आप लॉन्ग क्वेश्चन में अटेम्प्ट करते हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो। तो ये इनिशियल टॉपिक में से है आपके लिए जो फर्स्ट पेपर है बॉटनी का बीएससी फर्स्ट ईयर का। और इसके बाद जो आपके लिए दूसरे टॉपिक इस फर्स्ट यूनिट में शामिल हैं वो वायरस और बैक्टीरिया से रिलेटेड कुछ जनरल टॉपिक्स हैं। अगले वीडियोस में हम बैक्टीरिया से रिलेटेड एक जनरल टॉपिक लेंगे जिसमें उसके जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो जुड़े रहिए रेहान्स बायोलॉजी से, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए।